इस बात पर गर्व कीजिएगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और साथ ही गर्व इस बात पर भी करना कि हम चांद और मंगल पर जीवन भी खोजने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन शर्म इस बात पर करनी होगी कि 21वीं सदी के पटल पर खड़े होने के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम जैसे मामलों में फंसे हुए हैं, या यूं कहें कि इसी के बीच की राजनीति में उलझे हुए हैं। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि जिन्ना की राह पर ओवैसी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम इस बात को कह क्यों रहे हैं कि जिन्ना की राह पर ओवैसी चल पड़े हैं? आखिर क्यों यह जो सवाल है उठाया जा रहा है? इस पूरे माजरे को समझने के लिए पहले आप रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा करेंगे। असुद्दीन ओवैसी चले जिन्ना की राह। क्या मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं ओवैसी? मुसलमानों का नेता बनने के लिए देते हैं भड़काऊ भाषण। ये ऐसे सवाल हैं जो असुद्दीन ओवैसी के बयानों से पैदा होते हैं। भारत में उनकी पहचान ऐसे नेता के रूप में है जो भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को भड़काते हैं ताकि वो उनका नेता बन सके। इसके लिए उन्होंने जिस रास्ते को चुना है वो है जिन्ना का रास्ता। देश में मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देने वाले असुद्दीन ओवैसी ने इस बार अमेरिका में भड़काऊ भाषण दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में ही सुरक्षित हैं, तो ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? उन्होंने भागवत के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आर्यन को आक्रमणकारी बताया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी का है तो वो है आदिवासी और द्रविड़ों का। मानव विज्ञानियों ने इसकी पुष्टि की है। खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि हम ब्राह्मण लोग आर्केटिक से आए थे। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे। अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्कटिक से आए थे। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी जिस तरह आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं वो चिंता की बात है। इसके लिए वोट बैंक की राजनीति भी जिम्मेदार है। वोट बैंक के लालच में नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में तनाव पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब ये जो राजनीति है ये हमेशा बंटवारा मांगती है, और क्या समझा जाए कि जिन्ना की राह पर जो ओवैसी निकल पड़े हैं वो इसी के लिए निकल पड़े हैं? क्या वो जिन्ना की तरह बड़े नेता मुसलमानों के बनना चाहते हैं? और आज इसी मुद्दे पर और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा चलेगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ असलम बेग जुड़ गए हैं, मुस्लिम विचारक हैं, और साथ ही देवेंद्र प्रधान जुड़ गए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। लेकिन सबसे पहला सवाल असलम जी आपसे, आखिर ये हिंदू मुस्लिम करने की बातें आती कहां से हैं? जी धन्यवाद कि आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात आती कहां है। ये लोग जो सियासतदान हैं, जिसकी सियासी दुकान चलती है, यही कह के उनका दुकान चलता है। हिंदू करना है, मुसलमान करना है, सिख करना है। ये सियासी लोग हम लोगों को बांटे हैं, बल्कि हम लोग बटे नहीं हैं। ये भारत के लोग आज भी ये सियासतदान के चाल में नहीं फंसते हैं, और आज भी हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक बन के इस देश में रहते हैं।
और ये लोग बांटने वाले बांटते रहेंगे, लेकिन भारत के लोग एक साथ तो आपको क्या लगता है असलम जी कि जो बयान ओवैसी जी ने दिया है उस बयान का एकता से संबंध है? बिल्कुल, ये ओवैसी साहब का जो भी बयान है कि ऐसा बयान मोहन भागवत जी ने क्यों दिया और ये बोलने वाले होते कौन है, तो ये बोलना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख हैं देश की बड़े दुनिया में। नहीं, अगर असलम जी मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित यहां रह रहे हैं, तो इस पर आपको आपत्ति क्या हो सकती है अगर मोहन भागवत ने भी यही बात कही है? तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो फख्र की बात होनी चाहिए कि आज दुनिया में मेरे देश की बात अगर दुनिया में कही जा रही है, आज जो देश के बड़े संगठन के लोग आज कर रहे हैं कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, बिल्कुल भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। हम यहाँ अब है कि कुछ लोग यहाँ जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला करते हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, यह वो अपवाद है। ऐसी बात तो हर देश में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? किस देश की अगर बात करेंगे कहाँ नहीं होता है? लेकिन इस बात को सिर्फ ये मुस्लिम और हिंदू के नाम पर बांट देने की बात करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो असलम जी, पहले जो मेरा सवाल है तो असलम जी बड़े मुखर होकर के उनके खिलाफ असलम जी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं और ये पूरी दुनिया में इकलौता देश है जहां मुस्लिम सुरक्षित हैं, फिर इसमें ओवैसी साहब को क्या दिक्कत हुई? वो क्यों कहते हैं इस बात को कि मोहन भागवत कौन होते हैं ऐसी बातें कहने वाले? सुरक्षित तो संविधान की वजह से है। अरे किसी की भी वजह से हो, हिंदुस्तान में सुरक्षित है या नहीं है? और है तो आपत्ति क्यों? बिल्कुल सुरक्षित है सर, बिल्कुल। यहाँ उनको बोलने की बात अगर बोलना है, सियासी रोटी सेकनी है तो कोई कुछ बोल दे। भारत के मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से एक बन के रह रहा है, और इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। गलत करने वाले अगर कुछ भी होते हैं उनके खिलाफ। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा ना, आप कह रहे हैं, आप भी उसी बात को कह रहे हैं, मोहन भागवत ने भी उसी बात को कहा, लेकिन फिर भी आपत्ति है। देवेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। देवेंद्र जी, आखिर 21वीं सदी के पटल पर खड़े होकर जब हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, उस समय पर भी अगर हम हिंदू मुस्लिम के पचड़े में हैं, अगर हम अभी भी हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हैं, तो फिर कैसे विकास के पथ पर चलेंगे, कैसे विकास के पथ पर अग्रसर होंगे? राणा जी, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा मेरे नाम में। हेलो जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताइए देवेंद्र जी। मैं ये कहूँगा कि नाम में शुद्धिकरण करते हैं, देवेंद्र प्रधान नहीं, देवेंद्र प्रमुख है जी। अच्छा ठीक, माफ कीजिएगा, देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र जी, दूसरा ये क्लियर करता हूँ राणा जी, जिस तरह से ये जो ओवैसी बंधु है ना, ये भी हैं, इनके भाई भी हैं, दोनों। इनका ऐसा एक प्री प्लान होता है कि ये बोलते हैं और कहते हैं कि ये जो है विपक्ष के लोग कई बार इस पर चर्चा जब डिबेट होती है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोलते हैं। लेकिन आज ये चीज क्लियर होगी, देश की जनता जानती है कि इनको किसको फायदा पहुंचाना। जिस पटल से, जिस जगह से राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते हैं, उसी जगह से जाकर ओवैसी जैसे नेता भी इस काम को करने में लगे रहे। महान भागवत जी की बात जिस तरह से उन्होंने बोला है, उस पर कोई बयान देने की जरूरत नहीं थी। कोई ऐसी इस तरीके का बयान दिया ही नहीं है उन्होंने। भारत का रहने वाला हर नागरिक कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी से हो, कहीं भी हो, भारत उसके लिए सर्वोपरि है और नेशन फर्स्ट है। अगर जब कहीं बात आएगी भारत के देश की स्वाभिमान की बात आएगी, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले भारत के सम्मान की बात करें, क्योंकि आज भारत का जो कद है वो विश्व के पटल पर बहुत मजबूत स्थिति में हुआ है। धीरे धीरे 2014 के बाद जो बदलाव आया है, उस बदलाव से विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, धराशाही हो गया है और कहीं पैर टेकने के लिए जगह बच नहीं रही। पूरे भारत के नागरिक किसी भी कोने में जाएं, इनकी बात को सुनते नहीं है, हास्यास्पद लगती हैं। ये पढ़े लिखे होकर, बैरिस्टर होकर इस तरीके के बयान देते हैं कि लोगों को ही हास्यास्पद लगने लगे। उन्हें समझने की जरूरत नहीं रहती कि इनका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए ही कि आपने पढ़ाई की है, देश को तोड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, या हिंदू मुसलमान करने के लिए। 2014 के बाद एक भी सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान की बात आई हो। देश के प्रधानमंत्री की कोई नीति नहीं, किसी मुख्यमंत्री की, कोई बीजेपी की
ऐसी योजना नहीं कि जो मुस्लिमों के नहीं हो और किसी ठीक, के ठीक, लिए हो ठीक। या हिंदू के लिए हो ठीक। या बहुसंख्यक हो, ठीक है, अल्पसंख्यक ठीक है के लिए देवेंद्र नहीं है। हाँ देवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक। क्लियर स्पष्ट बिल्कुल। है। असलम जी, आपको क्या लगता है कि सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान के भीतर हैं या नहीं? देवेंद्र जी, आखिर ये बातें निकलकर कहां से आती हैं कि कुछ नेता कहते हैं कि हिंदू असुरक्षित हैं, कुछ नेता कहते हैं कि मुस्लिम असुरक्षित हैं, फिर सुरक्षित कौन है? देश सुरक्षित तो सब है, पूरा देश है और बहुत मजबूत स्थिति में है। सुरक्षित वो लोग नहीं है जिन्होंने 70 वर्षों तक देश के साथ असुरक्षा का माहौल बनाया था, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया था। सुरक्षित वो नहीं है। उनको खतरा हो रहा है कि जांच होती है, कोई चीज होती है, उनकी चीज निकल कर आती है। लोग उनको सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आप 50 वर्षों से 60 वर्षों से देश प्रशासन कर रहे थे, तो क्या किया आप लोगों ने, क्या आपकी सोच थी, क्या आपकी नीतियां थी, कौन सा ऐसा काम था। पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की, चाइना की बात करते हैं, आपने सीमाओं की सुरक्षाओं को लेकर क्या काम किया था, या जवानों के साथ क्या क्या घटना घटी थी। आज जवाब मांगते हैं लोग। 33A370 ऐसी धारा थी जिसको जो कहते थे सपना है, भूल जाइए, कोई हटाने की बात ही नहीं है। ठीक है, वो ठीक, घंटों ठीक। में खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आज असलम लोग जी। सवाल करने लगे। ठीक ठीक। असलम जी, जी सर। सुरक्षित आप मानते हैं हिंदुस्तान के भीतर मुसलमानों को या नहीं? बिल्कुल सर, ये फिर बोल रहा हूँ, आप बड़े चैनल है आपका, ऊपर बोल रहा हूँ कि भारत का मुसलमान दुनिया में इनका मिसाल नहीं है। दुनिया में भारत के मुसलमान का जो एकता है, इसका मिसाल है। और ये लोग जो बांट रहे हैं कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं और सुरक्षा इस देश के हर नागरिक को अब मेरा है। सवाल अगर सुन कोई लीजिए। गलत करता है तो बिल्कुल। उसके असलम खिलाफ जी, असलम कार्रवाई जी, अब होती मेरा है। सवाल सुन लीजिए। अगर सुरक्षित हैं, देश आपका भी है, देश मेरा भी है, फिर ओवैसी साहब की तरफ से ऐसे बयान क्यों आते हैं? कर्नाटक में हिजाब का मामला होता है, उनका बयान आता है कि आप सब एक साथ मिलकर रहिए, हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होगी। फिर उनका बयान आता है कि 2 बच्चों के कानून को लेकर कि आप बनाइए, हम देख लेंगे। उसके बाद पुलिस वालों को वो मेरठ की एक रैली में कहते हैं कि हर बार मोदी और योगी आपको सुरक्षा देने के लिए नहीं आएंगे, एक दिन हमारा भी आएगा, वक्त हमारा भी आएगा, उस दिन सबक सिखा देंगे। फिर ये बयान क्यों आते हैं? इन बयानों का मतलब क्या है? नहीं, ये सब बयान तो बेफजूल की बातें हैं। ऐसे बयान से बचना चाहिए। और नहीं ये तो आप अगर ही, ऐसे बयान मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, ओवैसी साहब के ये बयान है, आप खंडन करते हैं इन बयानों का? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह की बात करते हैं तो इसका ये बयान शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमेशा ओवैसी जी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, हिंदू मुस्लिम का एंगल जरूर छिपा होता है। नहीं, वो चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे वो गिरिराज सिंह जैसे लोग हों, यतीन नरसिम्हानंद जैसे लोग हों, ये लोग ये अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये नफरत वाली बयान है। ऐसा बयान से बचना चाहिए। निश्चित ही ये इस देश में सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहते हैं, और ये कोई असुरक्षित है ऐसी कोई बात नहीं है। सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं। देवेंद्र जी, अब तो ये भी इस बात को मान रहे हैं कि सुरक्षित है मुस्लिम, लेकिन आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं का नाम इन्होंने लिया कि हिंदू मुस्लिम वो भी करते हैं। गिरिराज सिंह का नाम सबसे पहले लिया। नहीं, ये तो सबको पता है कि मुस्लिम सुरक्षित है और सम्मान के साथ सुरक्षित है। और राजनीति में देखिए, ओवैसी जैसे जब बंधु बयान देते हैं तो हो सकता है गिरिराज जी भी कुछ कह देते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और तो देश के देवेंद्र जी, आपको पता नहीं है कि वो कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं? आप तो एकदम पल्ला झाड़ गए कि वो कुछ कह देते होंगे। नहीं, मैं पल्ला आप नहीं भी झाड़ मुस्कुरा रहे हैं इस रहा, सवाल राणा पर, जानते आप भी हैं, इसलिए लेकिन कह आप रहा हूं। स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज और क्लियर साथ के साथ कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी का यह बयान आया है और ये कौन से पटल से उसने बयान दिया है। अब इसका जवाब कोई अगर देता है तो कौन सी गलत बात? हम 2 लोग बैठे, हम भी इसका जवाब दे रहे हैं। तरीके आप अगर किसी मंत्री से, सरकार के सांसद से क्वेश्चन करोगे तो इसी की भाषा में जवाब देगा, इतना फर्क होगा। हम शांति प्रिय तरीके से दे रहे हैं। तो ये लोग जो करने वाले हैं ना, मैन जो होता है, जड़ कहाँ है, किस चीज की है, कहाँ से शुरुआत होती है, ये जरूरत है कि इनकी सोच जो है वो बदली जानी जरूरी है। अब मैं ओवैसी को लेकर उनका जो है वो, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई वो भी नहीं है कि वो
एक मुस्लिम लीडरशिप के लिए या मुसलमान नेता अपने आप को साबित करने के लिए भारत के साथ साथ दुनिया में भी कहीं किस कंट्रियों को अपना मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं बाहर जाकर इस तरीके के बयान दिए जाएं। और डायरेक्ट में इनडायरेक्ट विपक्ष जो आज बिल्कुल जो शक्तिहीन हो चुका है, जिसका कोई कुछ अस्तित्व तो बचा ही नहीं है, उसको कहीं से संजीवनी दें और आने वाले समय में ये कहें कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो उनका एक ये तरीका है, क्योंकि वो ओवैसी जो है वो जानकर बोलने वाले ज्यादा काम करते हैं, उनको पता होता बोलना असलम जी, ऐसा नहीं है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल असलम जी, ये हिंदू मुस्लिम का जो खेल है लगता है कि सिर्फ राजनीतिक है, और जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि जिन्ना की राह पर ओवैसी निकल पड़े हैं, तो क्या ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है? नहीं, देखिए, अब ओवैसी साहब को जिन्ना की राह से जोड़ना बिल्कुल बेहतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो ओवैसी साहब की बात में, तो अब उसको जिन्ना की राह धरा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से निरर्थक है और निराधार भी है। ओवैसी साहब अगर जो बात अभी ट्राइबल की बात कर रहे थे, अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहे थे कि भारत उनका है, तो ये वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको तथ्य दे रहे हैं कि इसके तरफ से रिपोर्ट है, उनके तहत कर रहे हैं। अब जिन्ना की राह पर हम इसलिए कह रहे हैं असलम जी, क्योंकि जिन्ना भी इस तरह के भाषण देते थे, वो भी भड़काऊ भाषण देते थे अक्सर, वो भी इसी तरह से आवाज उठाते थे, वो भी इसी तरह से प्रहार करते थे, वही काम ओवैसी कर रहे हैं। जिन्ना जैसे लोग तो आज भारत के मुसलमानों का तो सबसे बड़ा अगर दुश्मन माना जाए तो जिन्ना जैसे लोग थे, और उसके राह पर अगर वो वैसी राह को अलापते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिन्ना की बात को स्वीकार नहीं किया था। हमारे पूर्वज मिस्टर अली जिन्ना को ललकारा था, हमारे पूर्वज तो गांधी को माना था, हमारे पूर्वज तो नेहरू की बात को माना था, और जिन्ना की बात और रास्ते पर चलना ओवैसी साहब की बात को अगर जोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ये बेतुकी बात है। वैसे ये बात ऐसी नहीं है, और वो जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बात अभी आपका जो मुद्दा उठा रहे हैं काफी अच्छा है, और ये पर बात होनी चाहिए। अभी प्रवक्ता भाजपा के हैं, और ये भी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और इसकी बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये भी लगातार ये बोल रहे हैं कि नहीं, भारत जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं, एक साथ रहते हैं। कुछ लोग अपवाद हैं, कहीं न कहीं मामला बनता है, इतना बड़ा देश है, कहीं न कहीं घटना घट जाती है, तो ऐसे हालात में प्रशासन अगर उसको मुकर्री नींद में सो जाए तो हम बोले कि प्रशासन कर रहा है, कानून काम नहीं कर रही है। बिल्कुल 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 मैं सवाल वहाँ काम करता है, इसको हिंदू और मुसलमान लौटूंगा आपके पास देवेंद्र जी। लेकिन इस पूरे बयान में एक बात और कही है ओवैसी ने, और उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में ये बातें नहीं चल रही थी। आजादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं का सहयोग था उतना ही मुसलमानों का भी था। फिर जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में इन बातों को करने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 2014 के बाद, 2014 से पहले क्या होता था, इसमें एक चीज राणा जी और भी है, अगर थोड़ा सा आप आकर देखें तो जैसे कांग्रेस का लंबा 60 वर्षों तक राज्य रहा, इस देश में शासन रहा है, कांग्रेस की कोई ऐसी नीति थी जिससे उसने कोई ऐसा काम किया हो कि मुस्लिम की शिक्षा का स्तर या उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, और मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमान चिल्लाते रहो या हिंदू चिल्लाते रहो, या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार है, अगर इस सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जिसमें सरकार ने जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है उसमें हिंदू या मुसलमान की कई बात हो, कहीं किसी नीति में हो, जो 300 प्लस दंगे समाजवादी पार्टी ने कराए जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान बड़ी क्षति हुई, उससे पहले बसपा की सरकार या और सरकारों में होते थे, हम लोगों ने बंद कर दिए। मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, और विश्व के पटल पर भारत की मजबूती का मैसेज है, पूरी दुनिया मान रही है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे हमारे साथ रसिया हो, हमारे साथ AIMIM के नेता राजा हमदी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। राजा जी, सवाल यह है कि जिस तरह के बयान अमेरिका में जाकर ओवैसी दे रहे हैं, क्या जरूरत है अमेरिका में इन बयानों की? पूरे देश में अगर वो अच्छे बयान दे रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, और अमेरिका जैसे देश में जाकर दे रहे हैं, कोई देश तोड़ने के लिए तो वहां दे नहीं रहे हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। कौन सी ऐसी गलत बात वो ऐसी साहब ने कर दी? उनका ये वहां जाकर ये कहना कि मोहन भागवत कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं, वो तो हम संविधान की वजह से हैं,
आपको लगता है कि ये बयान सही है? मोहन भागवत जी अगर कहते हैं कि ये बात मुसलमान सुरक्षित है, तो इसका मतलब वैसी साहब अगर कह रहे हैं तो वो गलत है। वैसी बात साहब गलत कह की रहे नहीं हैं कि है, बात गलत की नहीं है, बात गलत की नहीं है, बात आपत्ति की है कि आखिर आपत्ति क्यों है इस बात पर? जो देश में घटनाएं हो रही हैं और मुसलमानों के साथ हो रहा है, हर जगह के ऊपर ज्यादातर मुसलमानों का नाम सुनकर उनके साथ में घटनाएं हो रही हैं, और जो भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके नाम देखकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो अगर वैसी साहब बात कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। मोहन भागवत जी को बात कहने का क्या अख्तियार है? राजा जी, हमारे साथ असलम बेग भी जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम विचारक हैं। उनका भी यही कहना है कि मुस्लिम सुरक्षित है, और आप दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, सुरक्षित मुस्लिम असुरक्षित कहाँ पे नहीं है? जब उसके ऊपर अत्याचार होता है तो कहाँ पे लोग होते हैं मुसलमानों के साथ में खड़े होने वाले? लोगों की तलाश है। ये देश हमारा सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश में हिंदू ठीक है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि किन मुद्दों पर मुसलमानों पर अत्याचार हुआ? हर जगह के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बड़े बड़े सब हो रहे हैं। देखिए आप देखिए, ये कह देने से बात नहीं चलती ना कि बहुत हो रहा है। आप देख लीजिए, आप मुझे मुद्दे गिनाइए ना, आप वो घटनाएं गिनाइए ना। घटनाएं तो आपके सामने हैं जी भाई, इसमें घटनाएं क्या गिनाई है? आप एक आध घटना का जिक्र तो कर दीजिए। सब कुछ खराब चल रहा है, मुस्लिम असुरक्षित है, कुछ तो तथ्य होंगे आपके पास, कुछ तो घटनाओं के नाम होंगे आपके पास, या सिर्फ कह देने पर से चीजें हो जाएंगी? दहशतगर्द घोषित करने के लिए क्या नहीं किया जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान नकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर हर जगह तो आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। हिजाब पहनने पर एतराज है, सब हिजाब पहनने पर ऐतराज किसने जताया, आप बताइए मुझे। तमाम स्टेटों में बवाल चला। आपने बवाल देखा भी पिछले कुछ 6 महीने पहले भी आपने देखा कहाँ कितना हिजाब के ऊपर हंगामा हुआ। राजा जी पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिजाब पर आपत्ति नहीं थी, आपत्ति इस बात पर थी कि स्कूल में या कॉलेज में आने के लिए उसी की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, उसी को पहनना चाहिए। बहुत हिजाब पर आपत्ति नहीं थी, स्कूल के बाहर या घर में पहनने पर रोक नहीं लगी थी। असलम बेग जी, आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि असुरक्षित है और तमाम घटनाएं नहीं गिना पा रहे वो, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत असुरक्षित है मुसलमान। बात राजा नाम है, ठीक है, मैं समझता हूं कि इनको जानकारी नहीं है। ये देश में बैठ के देश की हालात को देख भी नहीं पा रहे हैं कि असुरक्षित है कि सुरक्षित है। ये भारत ही एक है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं, और कहते हैं कि असुरक्षित हैं। आप ये अगर कोई मॉब लिंचिंग की बात होती है, किसी को मारा जाता है, तो किसी जात को देख करके अगर मारा जाता है, जुने जैसे और के लोगों को कत्ल किया जाता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अब मैं सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं कि सरकार की पक्षभक्त रख रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हक है वो बात आनी चाहिए। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है, ये मतलब ये भारत के मुसलमानों को डराना चाहता है कि भारत का मुसलमान डरा। लेकिन उनका तो ये भी कहना है ना कि अमेरिका में जाके इस बयान का मतलब है हिंदुस्तान की एकता। अब कैसे एकता है वो समझ से परे है। एकता नहीं है। अमेरिका तो खुद मुसलमान का बड़ा दुश्मन बना बैठा रहा है, इतिहास है अमेरिका का। अमेरिका मुसलमानों की हमदर्दी की क्या बात करेगा? मुसलमान को किस अंदाज से देख रहा है अमेरिका? अब वहां जाके अपनी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्या इन्हीं बातों से समझा जाए कि घटना का नहीं पता है, किसी मुद्दे का नहीं पता है, लेकिन सीधा ये कह देना है कि मुसलमान असुरक्षित है? ये एक मुस्लिम समुदाय को बरगलाने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया जाता है। हालात अभी राजा साहब बोल नहीं पा रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ हम जो मुसलमानों के साथ हो रही है बात, क्या ये मुसलमान के पक्ष में क्या हिंदू समाज खड़ा नहीं होता है क्या? जब आप बताइए कि अभी बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था, बाबरी मस्जिद में जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद की तरफ से, उसमें कौन खड़े थे? क्या वो हिंदू वकील नहीं था क्या? मुसलमानों की बात करने के लिए वहां खड़ा था। आज अखबार राजा जी जवाब दीजिए। टीवी को आप गोदी मीडिया बोल रहा है, कहता कि गोदी मीडिया है। क्या आज भी इस देश का वो पत्रकार रवीश कुमार जैसे लोग आवाज उठाता है या नहीं उठाता है? राजा जी जैसे लोग उठाते ही नहीं उठाते हैं। राजा जी आज भी ये
ये तो हाँ, मतलब हो बिल्कुल। गया कि असलम जी, आप लौटूंगा आपके मुसलमानों पास। को हिंदुओं राजा के जी। बीच में आज भी ये हिंदू मुसलमान हाँ। करने वाले लोगों की असलम जी, दुकान असलम बंद जी, हो रहा है। असलम जी, आप लौटूंगा आपके समझिए, पास। आप सब एक होने का स्थिति में असलम है। जी। लोग आवाज नहीं विकास आ चाहता है, लोग उनकी आवाज अपने नहीं आ रही समाज है का, मेरे देश पास। का विकास चाहता है। अब ये हिंदू मुसलमान के झंझट से लोग उब चुका असलम है जी, सर। असलम जी, लौटूंगा आपके पास। राजा जी, जवाब दीजिए। मेरे पास असलम जी की आवाज नहीं आई। असलम जी का ये कहना है कि तमाम चीजें ऐसी हैं, जब हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हुए एक साथ त्योहार मना रहे हैं, तमाम मुद्दे उन्होंने ऐसे गिना दिए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि असुरक्षित है? हम ओवैसी साहब के बयान का समर्थन करते हैं और ये भी जानते हैं ओवैसी साहब की पार्टी तो खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद जुड़ी हुई है। और जो इस तरह के ठीक है, मैं लोग मान हैं, लेता हूं, मैं उनका मान कहने लेता का हूं, लेकिन मतलब मुझे एक उनके बयान लोग- ओवैसी जी का ऐसा दिखा दीजिए जिसमें हिंदुओं के हक की बात की गई हो। वो तो हमेशा बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उनका सम्मान करते हुए हमेशा बाबा साहब के संविधान हिजाब को आगे पहनने रखते वाली हैं। महिला जो भी महिला आगे बात है, प्रधानमंत्री बनेगी, हाँ, ये हिंदुओं का बिल्कुल, समर्थन बनने था। में की बुराई है, उसमें बुराई क्या है? हर बार मोदी और योगी बचाने नहीं आएंगे, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, ये हिंदुओं के हक की बात थी। 3 तलाक शरीयत पर हमला है, ये हिंदुओं के हक की बात थी। तो ये 3 तलाक शरीयत पे हमला जब करने ये मैं ओवैसी साहब के बयान गिना रहा हूं आपको, आप बताइए ना इनमें से कौन सी बात ऐसी थी जो हिंदुओं के हक की बात की गई हो या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात की गई हो। देखिए, हमारा शरिया के ऊपर आपने जैसे शरीयत ने कहा, तो हमारा ये अपना हमें पावर मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमारा है कि हम अपने ठीक है, मजहब ठीक को है, अपने ठीक है, हिसाब ठीक से है राजा जी, मानेंगे। ठीक है। देवेंद्र जी, आप देवेंद्र जी, घटना भले से नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि असुरक्षित है, यह बरगलाने की कोशिश होती है किसी एक समुदाय को। देखिए, ये हास्यास्पद लगता है और मैं धन्यवाद करता हूँ असलम जी का कि वो एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, सबके साथ बोले। बात रही राजा जी की, अपनी बात रखी है उन्होंने। उनकी एक कहावत आपने सुनी है, तुम किसे गाली दे रहे हो जिसे हमारे घर के दे रहे हैं। उनका कोई यहाँ टीवी पर बैठने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा ओवैसी ठीक है, बस ओवैसी की बात बोलनी है, उन्हें कोई सफाई देनी है, कोई तत्व है। एक गिनती वो नहीं गिना चुके। वो मुसलमान की सुरक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद इस देश में एक दंगा नहीं होता, एक मुस्लिम नहीं मरता। अगर क्रिमिनल हिंदू हो मुसलमान हो, उस पर कार्रवाई होती है। खुलकर वो बोल नहीं पाते, उनका मन कुछ कर रहा बोलने के लिए, लेकिन डर रहे हैं कहीं घिर ना जाए। लेकिन एक आंकलन निकाला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से क्रिमिनलों का सफाया किया, बड़ी संख्या में हिंदू मारा गया, मुस्लिम उससे बहुत कम संख्या में है। क्लियर कर देता हूँ, बैंक को निकाल दीजिए। और मुसलमान उस दिन से सुरक्षित है जिस दिन से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 300+ दंगे हुए थे, ये गिनवा नहीं पाए थे। और जब ये क्रिमिनल होता है, ये क्राइम का मामला होता है ना सपा बसपा की सरकारों में, और आजम खान जैसे नेता। बिल्कुल, यानी कि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बयान राजनीतिक हैं? और राजनीतिक हैं तो ऐसे बयान देश को कहीं ना कहीं खतरा पैदा करते हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या जिन्ना की राह पर ओवैसी चल पड़े हैं? इस तरह के बयानों का आखिर मतलब क्या है? और वो भी देश की ऐसी बातों को ले जाकर, अगर आप अमेरिका के में जाकर इस तरह की बातें करते हैं या फिर विदेश की धरती पर ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर इन बातों पर आपत्तियां जताते हैं, तो फिर कैसे समझा जाए कि आप देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे या फिर उसमें भरोसा रखेंगे? कैसे माना जाए कि आप देश के संविधान को सर्वोपरि मानते होंगे? क्योंकि अभी तक के बयान में से किसी में भी कुछ भी ऐसी चीजें नजर नहीं आती हैं जहां देश की एकता या फिर अखंडता की बात की जाती हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि क्या राजनीति और राजनीति को करने के लिए या फिर राजनीति में बने रहने के लिए ऐसे बयानों को करना जरूरी है, या फिर यूं समझा जाए कि राजनीति जो बंटवारा मांगती है उसी के आधार पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? लेकिन जो जनता है उसको भी इन बयानों को सोचना समझना होगा, तोलना होगा और उसके बाद अपने नेताओं का समर्थन करना होगा। गलत को गलत और सही को सही कहना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।